ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले 3 कक्षाओं से चर्चा कर रहे हैं असेसमेंट पर, जिसमें से 3 सवालों का जवाब हमने पहले ढूंढ लिया है। मैं जानता हूँ कि आप सभी को पता है, इसलिए पूछूंगा नहीं। मैं अपने तरफ से ही बात करके चौथे सवाल पे आता हूँ। पहला सवाल का जवाब हम ढूंढ रहे थे कि वाई इवैल्यूएशन या फिर व्हाट इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन क्या है। दूसरा, व्हाट इज टू बी इवैल्यूएटेड, अर्थात मूल्यांकन किन बातों का करना है। और तीसरा सवाल था हमारा, मूल्यांकन कब, व्हेन टू इवैल्यूएट। और चौथा सवाल है अब, हाउ टू इवैल्यूएट या मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो आप लोगों का भी मूल्यांकन इतने बार हुआ है, तो कौन सी पद्धति अपनाई गई है मूल्यांकन करने की अब तक? कोई जवाब देना चाहेगा? किस किस तरीके से असेसमेंट इवैल्यूएशन अब तक हुआ है? सर इन रिटर्न मोड। रिटर्न रिटर्न मोड। रिटर्न मोड जिसे हम पेपर पेंसिल टेस्ट कहते हैं, ठीक है। और ओरल। ओरल, वेरी गुड। और क्लास। सर प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशन, ठीक है। और एक गर्ल्स। प्रैक्टिकल्स, वेरी गुड, ठीक है। अब जितने एक्टिविटी जितने जवाब, हाँ हाँ बोलो। एक्टिविटी बेस्ड। आवाज़ थोड़ी कम आ रही है सिमरन। सर एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट भी करा सकते हैं। ओके, एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी प्रकार बताए, ये सारे प्रकार, इन सारे प्रकारों से असेसमेंट होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन इन तरीकों से ज़्यादातर, जो भी तरीके आपने 4-5 अभी तक बताए, इनको अगर कैटेगराइज करना चाहे तो स्कॉलिस्टिक सब्जेक्ट एरिया के असेसमेंट के लिए कौन से तरीके होंगे, और को स्कॉलिस्टिक सब्जेक्ट एरिया के असेसमेंट के लिए कौन से तरीके होंगे, जो अभी तक आपने बताया। पहले स्कॉलिस्टिक की बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या आ सकता है? सर इसमें हमारे रिटर्न और ओरल आएगा। ओरल आएगा, सर रिटर्न एग्जाम। रिटर्न भी आएगा, और कुछ? प्रैक्टिकल नहीं आएगा इसमें? यस सर, प्रैक्टिकल्स एंड प्रेजेंटेशंस। हाँ, वो भी आएगा। प्रैक्टिकल ये भी आएगा। बिल्कुल, वो भी आएगा। अच्छा, को स्कॉलिस्टिक सब्जेक्ट एरिया में, उसके लिए एक्टिविटीज। एक्टिविटी। एक्टिविटीज। सर उसमें हम अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज डाल सकते हैं। हम्म बिल्कुल, को करिकुलर एक्टिविटीज आएंगी उसमें। तो उनके लिए एक्टिविटीज के माध्यम से हम कुछ क्राइटेरिया बनाएंगे। जो कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, उसके लिए हम कोई क्राइटेरिया बनाते हैं और उस क्राइटेरिया के आधार पर असेसमेंट करते हैं। नॉर्मली समस्या क्या है ना, कि स्कॉलिस्टिक सब्जेक्ट एरिया असेस करना काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू को स्कॉलिस्टिक। को स्कॉलिस्टिक काफ़ी कठिन तो नहीं है, लेकिन इतना आसानी से नहीं किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, हमें वैल्यूज वैल्यूज हमारी को स्कॉलिस्टिक में ही आएगी ना। जो मूल्य जिसे हम कहते हैं वो को स्कॉलिस्टिक में आएंगे। तो वैल्यू को कैसे असेस करें कि किसके अंदर वैल्यू है और नहीं है। फॉर एग्जांपल, ईमानदारी, ईमानदारी भी एक वैल्यू है। अब किसी में है या नहीं, जैसे कि अगर हम पेपर पेंसिल टेस्ट से करना चाहे तो, और पूछे कि क्या आप ईमानदार हो, तो कोई बोलेगा कि नहीं, मैं ईमानदार नहीं हूँ। या हम ओरल भी करना चाहे, ओरली भी हम पूछे कि क्या आप ईमानदार हो, तो कौन नॉर्मली बोलेगा कि हाँ, मैं ईमानदार नहीं हूँ, मैं बेईमान हूँ। नॉर्मली ऐसा कोई नहीं बोलेगा। इसका मतलब यहाँ पर ओरल हो गया, या पेपर पेंसिल टेस्ट, जो हमारे रिटर्न टेस्ट हम जिसे कह रहे हैं, ये जो प्रकार है, ये प्रकार कहीं पे फ्लॉप हो जाएंगे। सही बात है। यस सर। हाँ, इनके माध्यम से हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर करना तो है। जब करना है तो कुछ हमें दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि एक इसमें हो सकता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी मूल्यांकन का तरीका है। अब ऑब्जर्वेशन कैसे, कि किसी कोई एक विद्यार्थी मान लीजिए चौथी पांचवी कक्षा में है, और उसके पास हमने किसी और विद्यार्थी का पेन या कोई और चीज डाल दी उसके बैग में। तो हो सकता है वो उस दिन ना देखे, लेकिन घर में जाने के बाद देखेगा, कभी तो देखेगा।
जब भी उसकी नज़र पड़ती है, हम मान के चलते हैं कि उसकी नज़र पड़ती है, और नज़र पड़ने के बाद उसको ये ध्यान में आता है कि ये मेरा तो नहीं है, किसका है। अगर उसे पता है किसका है तो उसको डायरेक्ट वापस देना चाहिए। अगर नहीं पता है तो क्लास में टीचर को बताना चाहिए कि ये चीज़ मेरे पास आई है जो कि मेरी नहीं है। तो मान लो उसने ऐसा किया तो काफ़ी हद तक हम इंश्योर कर सकते कि नहीं, बच्चा तो ईमानदार है। लेकिन क्या एक घटना से ये साबित होगा? शायद नहीं। तो हमें कुछ समय के बाद फिर इसी प्रकार की कोई और घटना दोहरानी चाहिए और यह ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चे ने अभी किस प्रकार से बिहेव किया। अगर रिपीटेडली उसका बिहेवियर अच्छा रहता है तो हम एक नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि नहीं, बच्चे में वैल्यू है, और खास करके ईमानदारी वाली, है ना। यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, किसी और टीचर ने भी कभी बताई होगी। जो वैल्यूज हम कहते हैं ना, आपके नज़र में वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? कोई डिफाइन करेगा वैल्यू को, मूल्य को? सर आई थिंक जो हम्म, मूल्य होते हैं, मतलब जो वैल्यूज होते हैं, वो पूरी तरह से सोसाइटी के नॉर्म्स पर या जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड वैल्यूज हैं उन पर बेस्ड होते हैं। मतलब सोसाइटी एक ह्यूमन से कुछ चीजें एक्सपेक्ट करती है एंड उन्हीं को हम वैल्यूज का नाम दे देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आप में से जो कोई जवाब दे रहा है, अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हो अपना उस समय तो अच्छी बात है, थोड़ा अच्छा फील आएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी हम डालना चाहते हैं। एनीवेज, दिव्या आपने हैंड रेस किया था। दिव्या, ओके, ठीक है। और कोई बताना चाहता है? तनुजा ने काफी हद तक अपने तरफ से अच्छा कोशिश की है, बहुत अच्छी बात कही है। कोमल का कहना है कि एथिक्स या एथिक्स, ठीक है। इसको मैं सिंपल भाषा में, आप लोग क्या समझते हो मूल्यों के लिए? तो जैसे तनुजा ने बताया कि सोसाइटी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करती है, और उस तरीके का जब हमारा बिहेवियर होता है तो हम कहते हैं कि वैल्यूज है। सर वैल्यूज जो है वो प्रिंसिपल्स है, मतलब वो सिद्धांत है जो हमें फॉलो करके सेटिस्फैक्शन मिलता है। मतलब हमें जो इनर पीस है कि अगर हमने कुछ अच्छा काम किया है तो हम सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ, हम गलत ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं, हम सही पाथ पे हैं, और हमने मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं। तो हम्म, मेरे अकॉर्डिंग वैल्यूज जो है वो कुछ सेट है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिससे हम सेटिस्फाइड रहते हैं और हमें हमारी इनर पीस रहती है जीवित। मतलब हमारे एक प्रकार से जीने की राह, इन चीज़ों के साथ मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ, ये वैल्यूज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और इनको मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहूँगा। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है आप दोनों की। तेजस्विनी? सर मतलब वैल्यूज हम उनको कह सकते हैं कि जो हमारे बिहेवियर और थिंग्स जो हमारी ह्यूमैनिटी को एनकरेज करें। गुड, वेरी गुड, सही बात है। अब अगर मैं इस तरीके की एक डेफिनेशन, या मुस्कान प्लीज। यस सर, मेरे तीनों दोस्तों ने जैसा बताया उसमें ये भी हम ऐड कर सकते हैं कि वैल्यू कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट जो हमें काम आए, वैसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? ठीक है। अगर मैं अपने तरफ से कुछ इस तरीके से वैल्यू को डिफाइन करूं तो आपका क्या रिएक्शन होगा, देखते हैं। मेरे हिसाब से मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत जो आचरण करता है उसे मूल्य कहते हैं। रिपीट करूं? इंसान या मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत जो व्यवहार करता है उसे मूल्य कहते हैं। क्या आप सहमत है, आप में से कोई इस बात से? या या विचार में पड़ गए कि ये क्या डेफिनेशन हुई? कोई रिएक्शन नहीं किसी का? सर आप इसे थोड़ा और अगर इलैबोरेट करें तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये मैंने जो कहा ये तो शायद ही किसी किताब में ऐसी डेफिनेशन हो। कोई ऐसी डेफिनेशन देता नहीं मूल्य की। मैंने अपने डेफिनेशन में मनुष्य कहा है। गौर करने लायक बात यहाँ पर यह है, आखिर मनुष्य भी एक प्राणी है, और अगर हम जिन्हें प्राणी समझते हैं उनके व्यवहार पे जाए, उनके बिहेवियर पे जाए, तो वहां आपको क्या नजर आता है? खास करके एक उदाहरण के तौर पे, शेर के सामने अगर बकरी आ गई तो शेर उसको बोलेगा, ओ डियर, कितने दिनों बाद मिले, चलो पेड़ के नीचे बैठ के कुछ बातचीत करते, गपशप करते हैं, गप लड़ाते, ऐसा कुछ होगा?
नो नो सर। सर। नहीं होगा। बकरी के सामने घास या हरी सब्जी या हरे पत्ते आ गए तो बकरी भी उनसे प्यार से बात करते रहेगी या फिर खाएगी उसको। तो जाहिर सी बात है, शेर के सामने जब उसका फूड आता है, वो हिरन हो, बकरी हो और कुछ हो, वो उसको शिकार करके मार के खाएगा। उसी तरीके से जो बकरी है, उसके सामने जो उसका फूड आता है वो उसको खाएगी। ये नेचुरल उन लोगों का एक साइकिल है या चक्र है, फूड चेन जिसे हम बायोलॉजी में कहते हैं। ओके, तो क्या शेर के अंदर दया नहीं है? फिर दया उसकी होगी अपने फ्रेटर्निटी के प्रति, जो शेर से रिलेटेड छोटे बच्चे हैं वगैरह वगैरह उनके प्रति कुछ होगा, उसके अंदर वो भाव भी होगा। बकरी के अंदर भी वो भाव होगा। हम डॉग्स को भी देखते हैं, वो इतना प्यार करते हैं इंसान से भी, है ना? ऐसा तो ये जो चीजें होती है नेचुरल प्रोसेस में, जैसे बिहेव करना है जानवर उसी तरीके से बिहेव करते हैं। एक दूसरा, अब अगर मैं यहाँ पे अभी मैं उदाहरण उसको करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं करके दिखा सकता था कि मैं कहता कि अंजलि आपके यहाँ से आवाज आ रही है। आपको पिछले क्लास में भी मैंने कहा था कि अननेसेसरी म्यूट अनम्यूट मत कीजिए। तो बोले कि सर नहीं ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा, आपको ज़्यादा समझ रहा है। मैं जब कह रहा हूँ बीइंग टीचर बड़ा, आपको समझ नहीं आ रहा है कि लास्ट टाइम भी आपने डिस्टर्ब किया था, अब भी आप डिस्टर्ब कर रहे हो और आप मुझसे जबान चढ़ा रहे हो। हाँ, एक काम करो, ले हो जाओ क्लास से, निकल जाओ क्लास से। अंजलि का रिएक्शन क्या रहेगा? अंजलि सर मैं अपोलोजाइज करूंगी अगर कुछ मिस्टेक है तो। आपकी नहीं है, उसके बावजूद मैंने डांट दिया। सर फिर भी मैं अपोलोजाइज कर दूंगी। हाँ, आप करोगे, क्यों करोगे बताओ? सर क्योंकि क्योंकि टीचर सर है। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। क्योंकि आप टीचर है और मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि डिस्टरबेंस हो रहा है तो शायद सही में हो रहा हो, मुझे मतलब हम्म पता नहीं चल रहा हो तो। हम्म और आप रिस्पेक्ट एज अ मतलब हम्म, रिस्पेक्ट तो करते हैं टीचर्स की, तो इसलिए जो बिल्कुल आज्ञा टीचर्स वो मानेंगे ही। बिल्कुल, तो आप माफी मांगेंगे, लेकिन आपको मेरा गुस्सा आएगा अंदर से। आप व्यक्त नहीं करोगे, लेकिन आपको गुस्सा आएगा। हम्म यस सर। हाँ, आप सबके सामने व्यक्त नहीं करोगे कि सर मैं तो कुछ किया नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती मुझे डांट रहे हैं। ऐसा आप बोलोगे नहीं सबके सामने, लेकिन अंदर ही अंदर आपको गुस्सा तो आएगा ना कि मेरे हिसाब से कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं था, इन्होंने मुझे क्यों डांट दिया। गुस्सा आएगा नहीं अंदर से? सर थोड़ा बहुत आ सकता है। आ सकता है, आ सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल करके हम कौन सा बिहेवियर सामने ला रहे हैं, जो हमारे सोसाइटी ने हमको सिखाया है, सोसाइटी ने हमें बताया है कि बड़ों की इज्जत करो, है ना? तो एक ये उदाहरण है जहां जिससे आपके ध्यान में आ जाएगा कि कई बार हमें कई चीजें पसंद नहीं आती, लेकिन नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए, वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हम उस हिसाब से एक्ट करते हैं। और ऑब्वियस जाहिर सी बात है, हम उस हिसाब से भी तब तक ही एक्ट करते हैं जब तक एक लिमिट होती है। लिमिट खत्म होने के बाद फिर हम अपने ओरिजिनल स्वभाव पे आते हैं, और हमारा ओरिजिनल स्वभाव तो वो जो जो नेचुरली हमें लगता है उस तरीके से बिहेव करना। लेकिन एक साथ हम सोशल एनिमल कहा जाता है हम लोगों को। जब हम सोशल एनिमल के रूप में एक साथ रहते हैं तो हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से बिहेव करेगा तो सोसाइटी नहीं चल पाएगी। सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, झगड़े होंगे। हम देख भी रहे हैं ना, एक आइडियोलॉजी के साथ दूसरे आइडियोलॉजी का टकराव होता है, दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं है। दोनों बोलते हैं हमारी आइडियोलॉजी अच्छी है। ठीक है, आपकी अच्छी है, लेकिन दूसरे की बुरी है। हमारी अच्छी है, दूसरे के लिए कुछ कहना तो दूसरा पहले के लिए कुछ कहेगा। तो अपने अपने नॉर्म्स के साथ अगर हम सही तरीके से रहने की कोशिश करें तो ऑब्वियस से डेवलपमेंट हर तरफ दिखेगा। अदरवाइज हम पिछले कई समय से देखते आ रहे हैं, आप लोग भी जब से होश संभाला होगा, जब से जानते हैं आप, तब से आपको भी पता है कि बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़े होते हैं सोसाइटी में। ये इसीलिए क्योंकि हम सोसाइटल कुछ नॉर्म्स हमने ऐसे भी बना दिए जिसके चलते हुए समाज में समस्या होती है। खैर, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि हमें कई बात पसंद नहीं आती है, कई बातें हमें पसंद नहीं आती है, लेकिन हम सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए उस तरीके से व्यवहार नहीं करते। हम उस तरीके से व्यवहार करते हैं जो सोसाइटी के हिसाब से होगा। तो दिस इज व्हाट वैल्यू, है ना? तो मुझे किसी ने बोला था कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। अभी आप लोग सहमत हो मेरे से? यस सर।
है ना, लगता है ना? अगर नहीं है तो हम बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको फ्रीडम है, बात होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से जब हम किसी कंसेप्ट को देखते हैं तो ध्यान में आता है कि वैल्यू तो एक प्रकार से हमारे स्वभाव के विपरीत आचरण है, और वो जरूरी भी हो जाता है। देखो, मैंने शुरुआत कहीं से की, लेकिन अब कहीं और पे आ रहा हूँ। वो जरूरी भी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि कुछ बातें जो 20 के एज में हमें सही लगती है, वही 25 आते आते हमको लगता है कि नहीं, वो सही नहीं था। 30 आते आते हमको कुछ और सही लगने लगता है। 40, 50, 60, ऐसे हर बार हमारी थिंकिंग में चेंजेस आते जाते हैं। और वो चेंजेस नहीं आएंगे तो एक पर्टिकुलर एज में हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लोग अभी अराउंड 20 के होंगे, है ना? वैल्यू को मैनर्स कह सकते हैं। हाँ, मैनर्स कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, मैनर्स ही है वो। हम्म। कई बार होता है ना, छोटे बच्चे, 2-3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, आ, जो बोलना सीखे हैं, सिर्फ माँ बाप क्या करते हैं, सामने से कोई भी आया, अरे नमस्ते करो अंकल को। वो कई बार मैं ऑब्जर्व करता हूँ, बच्चे को इतना गुस्सा आता है अंदर से, यार ये क्या आदमी क्यों सामने आया, हर बार इसके सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है, मेरा मन नहीं है नमस्ते करने का। तो अनमने मन से नमस्ते करता है, और करते 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 फिर उसको उसकी आदत हो जाती है, फिर वो नमस्ते करता है। अंदर से क्या है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन एक रिचुअल के तौर पे नमस्ते तो शुरू हो जाता है। क्योंकि बच्चे को क्या समझ आ रहा है, क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमस्ते, क्यों नमस्ते करना है भाई इतने कम छोटे बच्चे को। ओके, एनीवेज, तो मैं एक बात कह रहा था कि आप लोग अभी रफली 20 के आसपास हो। इस एज में बहुत गुस्सा होता है कई लोगों में, हम लोगों में भी था। बट वही गुस्सा आज 45-47 में अगर लेके चलेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि 20 साल के लोगों को क्या लगेगा, नहीं देखो सर भी हमारे तरीके से बात करते हैं, इसका मतलब दिस इज द राइट वे। राइट वे उस समय है, आपको कुछ नया करने का मन है, कर नहीं पा रहे हो, लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है अभी कि नहीं, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन इस तरीके से करोगे तो नुकसान होगा। अरे नहीं सर, नहीं, हम भी ऐसे ही थे, हमने भी ये सब किया है और पाया है कि इसका अच्छा फायदा तो नहीं होता। सो बेटर थोड़ा स्ट्रेटेजिकल मूव करे, थोड़ा सोच के मूव करे, थोड़ा शांत दिमाग से काम ले, काम ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा गुस्सा करने से समस्या होती है ना? तो ऐसे करते करते हर किसी को बदलाव जरूरी हो जाता है, और वो बदलाव नहीं करेगा तो वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है। ओके, तो खैर, हम वैल्यूज के ऊपर कुछ ज्यादा ही दूर चले गए, वापस हमारे टॉपिक पे आते। तो एक ऑब्जर्वेशन मेथड की बात मैंने की, और उसी में फिर मूल्य पे आके हम लोग यहाँ तक आए। ऐसे बहुत सारे और टेक्निक्स है जो आपको सिर्फ मैं बताऊंगा, आप लोगों ने कहीं ना कहीं उसको पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट के अलावा वो क्या होता है, एक और उसी प्रकार का चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, सेल्फ इवेल्युएशन है, पीयर इवेल्युएशन है ना? तो इन 5-6 को भी आपने सोशियोमेट्रिक टेक्निक है, और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निक्स हैं जिनके ऑब्जर्वेशन की बात हमने की, जिनके आधार पर आप पोस्ट स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट एरिया को काफी अच्छे से असेस कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो। पेपर पेंसिल वहां पर फ्लॉप हो जाएगी। ओरल भी कुछ जगह चलेगा, प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल को अगर हम एक्टिविटी कहें तो वो भी कुछ जगह पे चलेगा। लेकिन कुछ बातें, कुछ टूल्स ऐसे हमको ढूंढने पड़ेंगे जिनकी मदद से हम सही मूल्यांकन करने की कोशिश कर सकें। अच्छा, एक शब्द, दो शब्द अल्टरनेटिवली यूज किए जाते हैं, उनका, उनके बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है मैं जानना चाहूंगा। हम अक्सर कहते हैं कि टूल्स एंड टेक्निक, टूल्स एंड टेक्निक। सो क्या टूल एंड टेक्निक या टूल्स एंड टेक्निक्स, जो भी बोलो आप, प्लूरल यूज करो या सिंगुलर यूज करो, टूल और टेक्निक एक जैसा है या दोनों में कुछ अंतर है? सर अंतर तो है। अंतर है, क्या लगता है आपको, अंतर क्या है? सर टूल्स मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं और जो टेक्निक है वो कहीं ना कहीं हमारी स्किल से रिलेटेड होती है। स्किल से रिलेटेड होती है, ओके फाइन। कोई एग्जाम्पल के साथ बता सकते कि सर दिस इज द टूल एंड दिस इज द टेक्निक? सर हम ये कह सकते हैं जैसे कि अगर हम अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में हमें कोई प्ले दिया गया है, तो प्ले या तो फिर जिस नॉवल में से हम पढ़ रहे हैं उसको मान लेते हैं कि वो टूल है। फिर वो उसे कैसे इनकलकेट करना, उसको हम किस तरह से प्ले करेंगे वगैरह वगैरह, तो वो शायद टेक्निक में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा है। और कोई? सर जैसे मैथ्स में हमने जियोजेब्रा नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज किया था, जैसे कल को स्कूल में मतलब पढ़ाने के लिए हम
उसको एज अ टूल यूज कर सकते हैं अपने टेक्निक में, मतलब बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, मैं एक आध एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और आसानी होगी। सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मुझे दीवार में कील ठोकना है, दीवार में मुझे कील ठोकना है। मैं पेचकस का इस्तेमाल करूँ, स्क्रू ड्राइवर का? नो सर। नो सर। तो क्या प्रॉपर टूल होगा? हैमर। 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 उसके अलावा और उससे अच्छा टूल? सर ड्रिल वाला। ड्रिल मशीन है ना, ड्रिल मशीन। चलो हम हैमर को ही लेते हैं। जब हैमर के मदद से हमको कील गाड़नी है, अब मान के चलो कि आपका कील भी टूल हो गया। कील तो टूल नहीं हुआ, हैमर टूल हुआ, हैमर टूल हुआ। अब आप लोग अगर मुझे देख पा रहे हो, ये मेरे हाथ में मान लो कील है, और मैंने हथौड़ा लिया और जोर से मार दिया, हो जाएगा काम? नो सर। नहीं। हम क्या करते नॉर्मली कि कील को बराबर रखते हैं, थोड़ा धीरे 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 उसको कुछ इंसर्ट होने देते हैं, और जब वो इंसर्ट हो जाता है तब हम थोड़ा जोर से मारना शुरू करते। लेकिन इतना जोर से भी नहीं मारते हैं कि एक ही इसमें वो चला जाएगा, ऐसा होता भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो कई बार ये होगा कि आपका दिशा बदल के आपके उंगलियों को इंजर्ड कर देगा। सो हम हैमर को किस तरीके से वो नेल को दीवार के अंदर गाड़ने के लिए, ये जो ठोकना बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, ये जो हम ठोकने की बात कर रहे हैं, बीटिंग? या नहीं, बीटिंग नहीं होगा, कुछ और होगा। एनीवेज जो भी होगा, तो हम किस तरीके से उसको ठोकते हैं, किस तरीके से हैमर को पकड़ते हैं, किस तरीके से उसको हम धीरे 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 करके फिर जोर से ठोकते हैं। दिस इज व्हाट टेक्निक इज। सो टेक्निक कहीं पर इनविजिबल है, एक टेक्निक कहीं पर अंदर है, राइट? टेक्निक कहीं पर अंदर है। किसी ने स्किल की बात की ना, टेक्निक एक स्किल है, और ये करते करते आएगा, ये करते करते आएगा, ये एक दिन में नहीं आता। तो ऐसे आप कितने ही चीज देखोगे जहां पर टूल हार्डवेयर टाइप है और टेक्निक सॉफ्टवेयर टाइप है, जो हमें दिखेगी नहीं। हार्डवेयर जो है वो तो दिखेगा। जैसे एक बड़े से पत्थर को, आप लोगों ने 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा, बड़े से पत्थर को हटाना है, दूर करना है, एक दो व्यक्ति की मदद से ही, बहुत सारे व्यक्ति हमारे पास नहीं है, लुढ़काना है उससे, तो हम क्या करते, दूसरा एक छोटा पत्थर लेते, वो सब्बल का सहारा लेते, वो पुली ना क्या बनाते हम उससे, पुली, उसको पुली कहते हैं क्या? किसी को याद है, फिजिक्स वाले को? ये सर पुली होता है, वो रोल करके कुछ इजी पुली होता खींचने है के ना, लिए। हाँ। तो फिर हम उसको ऐसे नीचे से लगा के, नीचे पत्थर रख के इधर थोड़ा प्रेस करते तो बड़ा पत्थर थोड़ा लुढ़कना शुरू हो जाता है। सो दिस इज व्हाट टेक्निक है ना। सो टूल, अभी अगर हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, तो हमारा क्वेश्चन पेपर अपने आप में टूल है, राइट? क्वेश्चंस जो है वो भी टूल है। थोड़ा गौर करिए, क्वेश्चन पेपर तो टूल है ही, क्वेश्चन भी टूल है। नाउ टेक्निक क्या होगी फिर यहाँ पर? क्वेश्चन फ्रेम करने की। एग्जैक्टली, क्वेश्चन हम कैसे फ्रेम करते, दैट इज टेक्निक, है ना। हम बोलते हैं कि जैसे एक और उदाहरण छोटा सा, जो नाइफ है, चाकू है, चाकू से बहुत सारे काम किए जाते हैं। खास करके अगर सब्जी काटनी है तो नए एक छोटे बच्चे को दे दिया, 2-3 साल के 4 साल के बच्चे को सब्जी भी दे दी और नाइफ भी दे दिया, बोला इसको कट करके दे दो, नहीं हो पाएगा उससे, वो इंजर्ड हो सकता है क्योंकि उसको नहीं पता है कैसे करना है। तो हम किस तरीके से, आपने देखा होगा जो परफेक्ट हो जाते हैं सब्जी काटने में, वो प्याज किस तरीके से काटते हैं, कितना फास्ट काटते हैं, धड़ 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 एकदम बारीक चॉप करते हैं। हमको तो वो छिलके निकालने में टाइम लगता है, और भी बहुत सारी समस्या है ना। तो वो एक बात हुई। तो उस चाकू का इस्तेमाल हम सब्जी काटने के लिए भी कर सकते हैं और किसी को हार्म पहुंचाने के लिए भी करते हैं। सो हाउ टू यूज दैट टूल, दैट इज अनदर बिग डिबेटेबल क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, जो अणु बॉम्ब निकाला गया था, एटम बॉम्ब की खोज की गई थी, उसका उद्देश्य तो कुछ और था, लेकिन लोगों ने क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी हो गया। ऐसे कई चीजें होती है। बंदूक जो इनिशियली निकाली गई होगी बंदूक, वो भी शायद किसी को मारने के लिए, इंसान को मारने के लिए नहीं होगी, शायद जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए हो सकती है।
बट बाद में उसका इस्तेमाल क्या होने लगा, तलवार भी निकाली होगी तो किस लिए निकाली होगी। तो ये सारी बातें जाने दीजिए, इतने डिटेल में हम नहीं जाते। तो बात चल रही थी सेल्फ इवैल्यूएशन की। तो सेल्फ इवैल्यूएशन का एक प्रोफार्मा हम तैयार करेंगे। उस प्रोफार्मा में क्या होगा, हम विद्यार्थी से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, जैसे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, क्यों पसंद है, आपको कौन से सब्जेक्ट्स पसंद नहीं है, क्यों पसंद नहीं है, और ऐसे कुछ सवाल। इसमें क्या होगा कि विद्यार्थी अगर बोलता है कि मुझे मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश पसंद है, तो नीचे हमने सवाल पूछा है कि ये क्यों पसंद है, तो उसके कुछ रीजन बताएगा। मैं डिटेल में नहीं जाता, जा सकते हैं लेकिन जाने की जरूरत नहीं, समझदार है आप लोग। तो एक सेकेंड ना, थोड़ा कॉल आ रहा है। तो हाँ, उसमें हम ऐसे कुछ सवाल पूछेंगे और उसका फायदा टीचर के लिए भी होता है। टीचर के लिए कैसे होगा, इससे टीचर एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकता है कि किस स्टूडेंट ने कहाँ इंटरेस्ट है ये बताया था, कहाँ इंटरेस्ट नहीं है ये बताया था, जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ क्यों इंटरेस्ट है बताया था। जैसे किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट है तो उसके 3-4 रीजन हो सकते हैं। एक, उसका टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है। 2, उसके घर में या उसका ट्यूशन का टीचर या कोई और अच्छा पढ़ाता है। शायद तीसरा या पहला ये हो सकता है कि उसको खुद ही इतना ज्यादा इंटरेस्ट है मैथ्स में कि उसको कोई पढ़ाया ना पढ़ाए, वो खुद ही हर एक नई नई चीज को समझ लेता है। तो ऐसे कुछ रीजन हो सकते हैं। तो इन रीजंस को भी अगर एनालाइज करें तो टीचर अपने टीचिंग को और इम्प्रूव कर सकता है। ये देख के कि मैं तो मैथ्स का टीचर हूँ लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि मैथ्स पसंद नहीं आता, क्यों नहीं आता, तो ये चीज़ है इसमें। इसका मतलब मुझे रिलुक करने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है कि मैं जिस तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, ये तरीके विद्यार्थी को समझ नहीं आ रहे, उनको पसंद नहीं आ रहे, मैथ्स डे बाय डे उनके लिए बोरिंग होते जा रहा है। तो टीचर के भी सुधार के लिए ये फायदेमंद होगा। विद्यार्थी के स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स क्या है वो पता चल जाएंगे। किसी कंपटीशन में किसी को भेजना है और आप ये नहीं कर पा रहे हो, ट्रायल नहीं ले पा रहे हो, तो ऐसे में उनके इंटरेस्ट जिन जिन विद्यार्थियों ने रखे हैं, उन इंटरेस्ट को ध्यान में रख के उतने ही विद्यार्थियों को हम बुला के अगर उनका हम ट्रायल लेते हैं तो आसान हो जाएगा। कोमल कुछ कहना है? कोमल कुछ कहना है आपको? या ठीक। उसी तरीके से पीयर इवैल्यूएशन। अब पीयर इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, 40 विद्यार्थी है कक्षा में, तो अन्य 39 से एक के बारे में पूछेंगे कि आपके नजर में इनके स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स क्या है, आपके नजर में ये स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स इनके क्यों है, या इनको जो इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा इन विषयों में, इन एरियाज में क्यों है, और कहाँ ये वीक है, क्यों ऐसा है। ऐसे जो चीजें हैं हम पीयर से पूछते हैं एक के बारे में, राइट। क्योंकि टीचर सबको इतना क्लोजली नहीं देख पाता है, लेकिन पीयर एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अगर जब अभी तो हॉस्टल में आप लोग पता नहीं अब तक रह पाए क्या नहीं, शायद फर्स्ट ईयर में रहे होंगे या उसके पहले भी कहीं रहे होंगे। आप लोग जब तक क्लासमेट हो, सिर्फ क्लासमेट हो, तब तक भी आप एक दूसरे को इतना अच्छा नहीं जान रहे। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों का रहने का एरिया एक है, या आप हॉस्टल में रह रहे हो, तो हॉस्टल में आप एक दूसरे को थोड़ा और ज्यादा जानोगे। उसके बाद अगर कोई आपका रूममेट है तो उसको और ज्यादा अच्छे से जानेंगे। तो पीयर इवैल्यूएशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद रेटिंग स्केल, आपके पास एक इस प्रकार से प्री डिफाइंड स्केल दी जाती है जिसमें 5 पॉइंट 3 पॉइंट होते हैं। आप लोगों ने भी कई जगह पे रेटिंग स्केल का इस्तेमाल किया होगा फीडबैक देते समय, खास करके फीडबैक के समय। कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो वो हमसे पूछते हैं, ऐप भी जब आप डाउनलोड करते हो तब भी वो पूछता है कि आपको ये कहाँ तक अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा। 3 स्टार देना चाहते, 5 स्टार देना चाहते, 4 स्टार देना चाहते। तो दिस इज व्हाट रेटिंग स्केल इज, जिससे जिसने प्रोडक्ट बनाया है उसको और फायदा होता है उस प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए। ठीक, तो अगर हम किसी से पूछते हैं कि कोई भी एक उदाहरण लेते हैं कि XYZ का टीम, जो XYZ टीम है उसका कैप्टन ये होना चाहिए या नहीं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, या नहीं नहीं रहेगा, ये होना चाहिए। हमने ओपन स्टेटमेंट दे दिया है। नीचे क्या होगा, एक ऑप्शन होगा पता नहीं, एक नहीं, एक हाँ, ये 3 हो गए। इसको अगर हमको 5 में करना है तो स्ट्रांगली डिसएग्री,
डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। मतलब XYZ टीम का ये कैप्टन होना चाहिए, इससे मैं स्ट्रांगली सहमत हूँ, स्ट्रांगली एग्री कर रहा हूँ। तो ये होता है रेटिंग स्केल। तो आप समझ गए होंगे। ऐसे इनका इस्तेमाल हम हमारे लाइब्रेरी में कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल केमिस्ट्री जैसे प्रैक्टिकल के समय किया जा सकता है। नो सॉरी, इसका नहीं। टीचिंग में खास करके किया जा सकता है। एक टीचर कर सकता है कि मेरा जो बात करने का तरीका है, नीचे कुछ पॉइंट्स दे दिए। मैं जब किसी कंटेंट के ऊपर अपनी राय रखता हूँ तो नीचे 4-5 ऑप्शन दे दिए। मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा बात करने का, ऐसे कितने तो एस्पेक्ट्स, मेरा कंटेंट का एक्सपर्टाइज, कंटेंट का नॉलेज, ऐसी कई बातें अगर मैं लिस्ट आउट करता हूँ 8-10 क्वेश्चन और वो आप लोगों को देता हूँ और आप लोग वहाँ पे उसमें से मुझे रेट करते हैं एंड मैं फाइनली उसको कंपाइल करता हूँ, तो मुझे आसानी से समझ में आ जाएगा कि मेरा टीचिंग विद्यार्थियों को पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट में कहाँ पाते हैं, विद्यार्थी मुझे कहाँ पाते हैं। जहाँ मुझे बहुत ही पुअर रेटिंग मिलेगी उसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा, जहाँ मुझे अच्छी रेटिंग मिली है उसको मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो रेटिंग स्केल का ये फायदा है। चेकलिस्ट एक प्री डिफाइंड लिस्ट है जिसमें आपको सिंपली टिक करना होता है, चेक करना है ना। जैसे हम लोग कुछ सामान लाने के लिए मार्केट में जाते हैं, हम एक लिस्ट बना के लेके जाते हैं और जो जो चीजें होती जाती है उसको हम चेक करते जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ क्या होगा, आपको फिर से कुछ चीजें पूछी जाएगी और उसमें से जैसे आपके हॉस्टल में निम्नलिखित में से क्या क्या है, एक्वागार्ड है, टेलीविजन है, वाटर हीटर है, और भी लिस्ट बन सकती है, इनमें से क्या क्या है। और फिर आपके कमरे में हॉस्टल में सरकार के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया क्या क्या है। तो वो उससे क्या होगा, एक आसानी होगी पर्टिकुलर जगह का डेटा कलेक्ट करने के लिए कि यहाँ क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, कौन सी चीजों की आवश्यकता है या कौन सी चीजें यहाँ पर एक्सेस में है जिनको यहाँ से निकाला जा सकता है। तो ऐसे चेकलिस्ट का इस्तेमाल कोर्स सब्जेक्ट एरिया में भी कई जगह पे किया जा सकता है। एक विद्यार्थी, आप विद्यार्थी को ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने 5-6 क्राइटेरिया बना दिए, एक विद्यार्थी के नाम के सामने ड्रेस ठीक है, बस चेक लगा दिया, नेल्स ठीक से कटे हुए हैं, हेयर वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें आप बना के कौन सी चीजें प्रेजेंट है उसमें और कौन सी एब्सेंट है। जो एब्सेंट है उसके लिए उसको बोला जाएगा, जो प्रेजेंट है उसके लिए उसकी तारीफ की जा सकती है। ये 2 हो गए। अब एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड करके है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी ये हर एक विद्यार्थी के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ये देखना पड़ेगा, पहले टीचर ये इंश्योर करेगा कि किसी विद्यार्थी को कुछ समस्या है क्या, ये ऑब्जर्व करेगा, इंश्योर नहीं, ये ऑब्जर्व करेगा। और आते जाते जब क्लासरूम में टीचर आता है और वो सच में विद्यार्थी के प्रति कंसर्न फील करता है, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि कौन सा विद्यार्थी परफेक्ट है, मतलब उसको कोई समस्या नहीं है, और कौन से विद्यार्थी को कुछ समस्या आ रही है। तो इसमें जब ये रिकॉर्ड तैयार किया जाता है तब सबसे पहले 2-3 बातों की एंट्री करनी होती है। एक, कौन से तारीख को जो घटना ऑब्जर्व की गई, कौन से तारीख को, कौन सा समय था और क्या हुई घटना, इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। फिर 2-3 दिन बाद अगर वही चीज दोबारा ऑब्जर्व होती है तो फिर वही बातें, फिर ऐसा करते 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 टीचर को उस समस्या को हल करने की कोशिश करनी है और फाइनली हल करना है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। कक्षा 8वीं का उदाहरण है, मान लीजिए। वहाँ एक राजीव नाम का विद्यार्थी है। तो टीचर अचानक एक दिन जब क्लास के बाहर से गुजर रहा है तो खिड़की से अंदर नजर डालता है और वो देखता है कि सारे विद्यार्थी क्लास में मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि टीचर है नहीं। तो जब टीचर है नहीं तो कोई शांत तो बैठता नहीं है, ना आप बैठे हो ना हम बैठे हैं कभी। तो कोई किसी के बाल खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कुछ जो मन में आए वो कर रहे हैं। लेकिन टीचर का ध्यान जाता है कि राजू चुपचाप बैठा हुआ है। तो टीचर को लगता है इट में भी बाय चांस, लेकिन वो बाद में भी ऑब्जर्व करता है कि नहीं, राजू कुछ शांत सा हो गया है और ये बात ही नहीं कर रहा है, बाकी विद्यार्थियों में मिक्स नहीं हो रहा है। जब क्लास में टीचर कुछ पूछ रहा है तब भी टीचर के ध्यान में आता है कि नहीं, ये जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर 3-4 बार ये टीचर ने ऑब्जर्व किया, इसको नोट करना भी शुरू किया। बाद में टीचर क्लास में एक दिन आके बोलता है कि हमको
साइंस सेंटर विजिट करने जाना है, रीजनल साइंस सेंटर को विजिट करने जाना है। सारे विद्यार्थी बहुत खुश हो जाते हैं, सर वो तो पूरा देखने के लिए तो 2 आवर्स लगेंगे, लेकिन हमारे पास तो 1 आवर ही है, तो क्या क्या देखना चाहिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थी पहले से जाके आ चुके हैं तो जानते हैं वहाँ ज़्यादा अच्छा क्या है। तो टीचर बोलता है ठीक है, आप लोग तय कर लो, हमारे पास वो 1 ही आवर है, 1 ही घंटा है, तो 1 घंटे में हम क्या क्या देख सकते हैं। इस दौरान टीचर ये ऑब्जर्व करता है कि सारे विद्यार्थी कुछ ना कुछ बात करके प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजू उसमें शामिल नहीं है। ओके, तो वो लोग आके विजिट करके आ जाते हैं। विजिट करने के पहले टीचर ने बोला गया है, टीचर ने बताया है कि आपको उसका एक रिपोर्ट भी सबमिट करना है। तो बाद में टीचर देखता है कि सारे विद्यार्थी रिपोर्ट प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों का, कुछ विद्यार्थियों का तो हो भी गया है, कुछ लोगों का फाइनल स्टेज में, कुछ विद्यार्थी डाउट पूछ रहे हैं, सर ये लिखना है कि नहीं लिखना है। बट राजू क्या कर रहा है कि कुछ लिख के बार बार फाड़ के फेंक रहा है। तो टीचर को ये ध्यान में लगभग आ गया कि नहीं, इसके साथ कुछ तो समस्या है, चलो अभी डायग्नोस करने का समय धीरे धीरे आ रहा है। फिर 1-2 दिन के बाद टीचर आता है क्लास में और देखता, अनाउंस करता है कि अभी ये जो एनुअल डे आ रहा है हमारे स्कूल का, तो हमें जिम्मेदारी दी गई है कि आपके क्लास को प्ले करना है, एक नाटक पेश करना है, तो बताइए किस पे करें। तो तय होते होते होते, हाँ सर 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 हम लोग ना शिवाजी महाराज के ऊपर नाटक करेंगे। चलो सब लोग सहमत है, हाँ 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 सब लोग सहमत है। तो फिर कौन रोल करेगा, क्या कोई जीजाबाई, कोई तानाजी, कोई संताजी, कोई शिवाजी, कोई औरंगजेब, कोई कुछ बनना, कोई शाइस्ते खान। इस तरीके से, अब जिसको कुछ नहीं मिला वो बेचारे सैनिक बनने को तैयार है, हम तो सैनिक बन जाएंगे। ठीक, तो रोल तय हो गए, सब हो गए, स्क्रिप्ट लिखनी चालू हो गई, सब हो गया। लेकिन अभी भी राजू इस प्रक्रिया में कहीं पर शामिल नहीं है। तो अब तो पूरा तय हो जाता है कि इस लड़के को समस्या है, इससे बात करनी पड़ेगी। तो वो उस दिन क्या करता है, टीचर लंच ब्रेक में उससे बात करता है। अब पूछता है कि अच्छा, ऐसे विद्यार्थियों से कभी भी डायरेक्ट बात नहीं करनी, ये भी ध्यान रखना है, डायरेक्ट पूछने से जवाब नहीं देंगे, थोड़ा घुमा फिरा के एक रैपो इस्टेब्लिश करके थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेके तभी बात करनी है। तो टीचर रेसेस के दौरान, लंच के दौरान उसको पूछते हैं कि बेटा आपके घर में कौन कौन है। बोलता है मम्मी है। अच्छा, पापा नहीं है। ओके ठीक है। मम्मी क्या करती है? मम्मी जॉब पे है। ओके ठीक है। छुट्टी के दिन फिर आप क्या करते हो? छुट्टी के दिन तो मैं कुछ खास नहीं करता, टीवी टीवी इतना देखने नहीं देती मम्मी। दोस्तों के साथ घूमना फिरना नहीं नहीं, वो साइड में जाने भी नहीं देती है, किसी के यहाँ जाने नहीं देती है। अब नहीं जाने देने के कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन बच्चा अपने तरफ से बता रहा है कि ये चीज मेरे साथ, मतलब ऐसा ऐसा मेरे घर का माहौल है। ओके ठीक है, तो फिर और भी तो कुछ करते होंगे ना? हाँ, और फिर मैं ना मेरे पास वायलिन है, वायलिन बजाता हूँ मैं। अच्छा, आपको वायलिन अच्छा बजाना आता है? हाँ आता है। किसने सिखाया? मम्मी ने सिखाया। क्या कल के असेंबली में या परसों के असेंबली में आप परफॉर्म करके दिखा सकते हो कि आप वायलिन कितना अच्छा बजाते हो या क्या? हाँ हाँ सर, एनी टाइम, मैं तैयार हूँ। तो एक दिन तय होता है, वायलिन प्ले करता है वो, सब लोग बहुत उसकी तारीफ करते हैं, खुश हो जाता है वो, एकदम खुश हो जाता है, उसको अच्छा फील होता है। फिर उस दिन जब क्लास में वापस आता है, फिर प्ले के ऊपर चर्चा चल रही है, क्योंकि प्ले अभी फाइनल स्टेज में आना बाकी है, काफी कुछ वर्क बचा है। तो ये लड़का खड़ा होके बोलता है, सर मेरे पास ना शिवाजी महाराज के इस प्ले के लिए कुछ सॉन्ग्स है, उस सॉन्ग में से अगर 1-2 सॉन्ग, 3 सॉन्ग इसमें ऐड कर दिए जाए तो बहुत अच्छा होगा हमारा प्ले। तो टीचर खुश हो जाता है। और आपके भी समझ में आ गया होगा कि वो लड़के से अगर टीचर ने बात नहीं की होती, उसको थोड़ा सामने नहीं बुलाया गया होता, तो शायद वो क्लास में बात नहीं करता, वो वॉलंटियर नहीं करता। वो पहली बार था जब उसने वॉलंटियर किया और बोला कि मेरे पास कुछ सॉन्ग्स है, इसको इसमें शामिल किया जा सकता है। और धीरे 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 राजू फिर नॉर्मल हो गया, बाकी बच्चों जैसा वो मिक्स होने लग गया, एज इट इज, कोई समस्या उसके साथ नहीं रही। अब मान लो अगर टीचर इंटरव्यू नहीं करता, बात नहीं करता, तो कुछ दिनों के बाद राजू की हालत क्या होती। तो ये एक प्रकार से केस स्टडी टाइप है, आपको अगले साल केस स्टडी इंटर्नशिप में करनी होगी, उस दौरान आप और उसको सीखोगे। तो यहाँ कंसर्न टीचर का केवल हमेशा से ये नहीं है कि आप कंटेंट कितना अच्छा डिलीवर कर रहे हो, क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा था कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हमारा पर्पस है शिक्षा का। तो कंटेंट कितना अच्छा डिलीवर कर रहे हैं या बच्चा कंटेंट में कितना अच्छा है, इससे कुछ खास होना नहीं है।
वो IIT जैसे बड़े बड़े जगह पे आप जॉब तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा होगा कि वहां के लोग भी सुसाइड करते हुए दिखते हैं। इसका मतलब लाइफ स्किल नहीं आए। और लाइफ स्किल क्यों नहीं आए? क्योंकि लाइफ स्किल आने के लिए लाइफ में बहुत कुछ करना होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती है, लेकिन हमने उसका अनुभव बच्चे को नहीं लेने दिया। और जिसके चलते हुए वो एक फील्ड में तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन बाकी फील्ड में वो अच्छा नहीं रहा। तो सारे फील्ड में कोई अच्छा होता है, वेल एंड गुड, लेकिन ये संभव नहीं है। लेकिन सारे फील्ड में उसको कुछ ना कुछ आए, ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें से एक दो फील्ड में वो अच्छा रहे, ये नहीं कि ये चीज तो बहुत अच्छी आती है लेकिन बाकी कुछ पता ही नहीं है। तो ऑलराउंडर हम इसी को कहते हैं। हाँ, तो लास्ट सवाल के जवाब में ये कुछ मैंने आपके सामने टूल्स रखे, ऐसे बहुत सारे टूल्स और हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चारों सवालों के जवाब हमारे मिल गए हैं। अभी किसी के पास कोई डाउट है तो पूछिए, कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो कर सकता है। सर ये जो Yes. वैल्यूज है वो हमेशा स्वभाव के विपरीत रहेंगे, ये जरूरी है क्या? इनिशियली अभी हमको तो पता भी नहीं है ना, हमको तो पता भी नहीं है कि हमारे स्वभाव के विपरीत है। नॉर्मली बहुत सारे लोगों को, अगर 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 हम लोग जानवर जैसे ही जंगल में रहते, जैसे कि माना जाता है कि हम लोग जंगल में रहते थे पहले, है ना, कपड़े भी नहीं पहनते थे, धीरे 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 हम डेवलप होते गए, बहुत सारी बातें होती गई, फिर घर बांध के रहने लगे, और ये सारी चीजें आप लोग जानते हो। तो उस जमाने में अगर हम जाते हैं तो इंसान कैसे होगा? इंसान नॉर्मली जानवरों जैसा ही तो उसका व्यवहार होगा। तो जब हम सोसाइटी में आ गए, तो सोसाइटी में आने के बाद हमने हमारे अंदर के नेचर को कहीं पर खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि वो सोसाइटी के हिसाब से, हमारे हिसाब से भी सही नहीं था। और धीरे धीरे हम लोग उस तरीके से बने। अब आप छोटे बच्चे को भी लीजिए, छोटे बच्चे भी जो अपने मर्जी का कुछ करना चाहते हैं और हम करने नहीं देते, तो वो क्या करता है? वो तो नॉर्मली सुनता नहीं। अधिकतर छोटे बच्चे उधम मचा देते हैं। बहुत ही कम छोटे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे कि कोई चीज करने के लिए मना किया तो एकदम से मान जाए, चुपचाप मान जाए। तो धीरे धीरे हम लोग वो होते हैं। तो मुझे लगता है कि नॉर्मली हमेशा स्वभाव के विपरीत ही होता है, बट स्लोली हम उसको अपना स्वभाव बना देते हैं और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम मानते हैं कि नो, दिस इज राइट, जो मेरा था ओरिजिनल वो राइट नहीं है। हाँ, कुछ और आपको ऐड करना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, कोई सवाल नहीं है? अगर नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, अटेंडेंस लेते हैं। थैंक यू।